नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी के दिल में क्या है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। उत्तर प्रदेश में कहां किसके गढ़ में सेंध लग रही है और वाराणसी में क्यों बीजेपी बैठी है किलाबंदी कर, आखिर क्या है वहां पर बीजेपी की दुश्वारियां, इन सभी सवालों का ढूंढेंगे जवाब। लेकिन पहले चलते हैं चुनावी रैलियों में और जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के बाद जीडीपी पर मनमोहन सिंह की टिप्पणी का क्या जवाब दिया। My own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया। कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवर्क का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया है। महाराजगंज की रैली में ही पीएम मोदी ने पहले पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्रियों को जवाब दिया और इसके बाद उनके निशाने पर आए राहुल गांधी। मोदी ने जमकर राहुल के बयान पर चुटकी ली और कहा कि राहुल को मालूम ही नहीं कि नारियल मणिपुर में नहीं केरल में होते हैं। उन्होंने राहुल के आलू की फैक्ट्री वाले बयान पर भी कटाक्ष किया। कांग्रेस के एक ऐसा नेता है, बड़े कमाल के नेता है, वो कल मणिपुर गए थे। उन्होंने कहा कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है, नींबू का जूस होता है, संतरे का जूस होता है, मौसम्बी का जूस होता है। भाई, नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? सुना है क्या? हो सकता है मेरा अज्ञान हो, लेकिन भाई बताइए। अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। वो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि आलू की फैक्ट्री लगेगी। भाई, फैक्ट्री में आलू होता है क्या? लोकसभा चुनाव में आसानी से चुनाव जीतने वाले बीजेपी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर में चुनौती झेल रहे हैं। चुनौती उन्हें अंदर से ही मिल रही है। टिकट नहीं मिलने से नाराज समर्थकों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। योगी आदित्यनाथ के गढ़ में संग्राम। गोरखपुर में भगवा ब्रिगेड के सामने गंभीर संकट। आदित्यनाथ के किले में सेंध लगाने की कोशिश। सुनील सिंह पहली नजर में बीजेपी के नेता लगते हैं। गले में रुद्राक्ष की माला और भगवा गमछा है। बातचीत में सुनील सिंह योगी आदित्यनाथ का नाम आदर से लेते हैं, लेकिन असलियत यह है कि सुनील सिंह बीजेपी के कई उम्मीदवारों को धूल चटाने की फिराक में हैं। योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से घूमकर प्रचार कर रहे हैं और ये जमीन पर खंदक खोद रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी ने गलत किया है तो बीजेपी के खिलाफ जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा। ऐसा थोड़ी मैं बीजेपी की तरह थोड़ी करूंगा कि जम्मू कश्मीर में मैं मुफ्ती मोहम्मद शहीद को गले लगाऊंगा और कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मैंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। मैं दोहरी बात थोड़ी करता हूं। मैं कह दिया भारतीय जनता पार्टी का विरोध करूंगा तो अपने घर में भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करूंगा। सुनील सिंह राजनीति के मैदान में नए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ से उनका रिश्ता 25 साल पुराना है।
कुछ समय पहले तक सुनील सिंह योगी आदित्यनाथ की संस्था हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके सबसे विश्वासी भी, लेकिन अब विश्वास उठ चुका है, टिकट पर बात बिगड़ गई। नाराजी नहीं है योगी जी हमसे, योगी जी हमसे नाराजी नहीं है। कौन कहता योगी जी हमसे नाराज है? नहीं निकाला हमको, योगी जी थोड़ी निकाले हमको। प्रेस नोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली जो लोग बने हुए हैं उनके द्वारा प्रेस नोट एक दिया गया और प्रेस नोट से हमें थोड़ी निकाला जा सकता। हिंदू युवा वाहिनी मेरी है, हिंदू युवा वाहिनी का मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। टिकट नहीं मिला तो गोरखपुर और आसपास की 14 सीटों पर हिंदू युवा वाहिनी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। योगी आदित्यनाथ ने सुनील सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया है, लेकिन सुनील सिंह का दावा है कि आदित्यनाथ का आशीर्वाद उनके साथ है। योगी आदित्यनाथ अगर गोरखपुर के ताकतवर नेता हैं तो उनकी ताकत की असली वजह यही गोरखनाथ मंदिर है जिसके वो पीठाधीश्वर हैं। लेकिन बड़े नेता के तौर पर योगी की चुनौती गोरखपुर में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को जीत दिलवाने की है, लेकिन मंदिर के आसपास के ही कई इलाकों में उनकी मुश्किल बागी नेता बढ़ा रहे हैं। इनमें से कई बागी ऐसे हैं जिनका योगी आदित्यनाथ से मतभेद हो चुका है और कुछ ऐसे भी हैं जिनका ये दावा है कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ का सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए मजबूरी में उन्हें मैदान में उतरना पड़ा है। समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल है। गुरु से बगावत करके मैदान में उतरने वाले सुनील सिंह अकेले शिष्य नहीं हैं। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से मौजूदा विधायक विजय बहादुर यादव भी एक समय उनके करीबी चेलों में से एक थे। उनको टिकट दिलाने से लेकर चुनाव जितवाने में भी योगी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन बाद में उनका मतभेद हो गया। वह योगी जी की मजबूरी थी हमको अपनाना, अन्यथा मित्रों आप जानते थे कि वहाँ हम तो एक बात पहले भी कहे, फिर दोहरा रहे हैं कि राम लहर में भी योगी जी ने अपनी उस सीट को जिता नहीं पाया था, बीजेपी के पक्ष में कर नहीं पाया। विजय बहादुर यादव अब भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सीधे सीधे नहीं बोलते, लेकिन कुछ कुरेदे जाने पर इतना कह देते हैं कि आदित्यनाथ के नाम से योगी हटा दिया जाए तो उनकी ताकत कुछ भी नहीं होगी। देखिए आपको बताते हैं, योगी शब्द हटा दीजिए, आदित्यनाथ पर लेके आइए तो कोई प्रभाव नहीं है। अभी हम आपसे कह दे रहे हैं, योगी शब्द को हटा दीजिए आप। राजनीति में योगी शब्द कहाँ से आ गया? आप व्यक्ति पे आइए, राजनीतिक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि आम जनता जिसको चाहे हाथ पकड़ ले। गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में योगी आदित्यनाथ की पहचान एक कद्दावर हिंदू नेता की है। ये सच है कि वो खुद लोकसभा का चुनाव आराम से जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये बहुत हद तक इस इलाके में पार्टी के प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है। बालकृष्ण, गोरखपुर, आज तक। आखिरी दौर के चुनाव की तारीख करीब है और पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी का एक मीडिया सेंटर बना दिया गया है। यहां आने वाला हर बड़ा नेता मीडिया सेंटर जरूर आ रहा है और अंतिम चरण की सभी सीटों के लिए मजबूती देने के जुगाड़ में है। चुनावी दिन है और भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता वाराणसी के चौका घाट मीडिया सेंटर में दस्तक देता है। इसकी मजबूरी है, एक तो ये पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और दूसरा यहाँ से बैठे बैठे पूर्वांचल पर निशाना साधना आसान है। बनारस पहुंचकर नेताओं का रंग भी बनारसी हो जाता है। ये जो मीडिया सेंटर आप देख रहे हैं, ये काशी क्षेत्र के मीडिया सेंटर से सभी लोग इस सेंटर के माध्यम से अपनी बातों को पूर्वांचल की जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रोज यहाँ पत्रकार वार्ता वरिष्ठ नेताओं की आयोजित हो रही हैं और हम सारे लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच चुके हैं। उसके लिए यह मीडिया सेंटर एक सार्थक पहल निभा रहा है। इस उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान के बिना यह किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री का भी और हमारी सरकार का भी यह संकल्प है कि हम उत्तर प्रदेश को केवल उत्तम प्रदेश नहीं बनाना चाहते, हम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और रणनीतिकारों के जुगाड़ के बावजूद वाराणसी में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। वाराणसी जनपद की 8 सीटों में से शहरी 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन टिकट बंटवारे के वक्त बगावत की आंधी इस तरह से चली कि वाराणसी में बागी और वितरघाती तैयार हो गए। वाराणसी शहर दक्षिणी से 7 बार के बीजेपी विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री रहे बुजुर्ग श्याम देव राय चौधरी दादा को तो पार्टी ने समझा लिया है, लेकिन वाराणसी उत्तरी से टिकट की आस में बागी हुए सुजीत सिंह ताल ठोक रहे हैं।
हमारा तो मानना है कि जिस प्रकार से वाराणसी में टिकट का वितरण हुआ है, कार्यकर्ता युग समाप्त हो गया, अटल अडवाणी युग समाप्त हो गया और लगता है कि इस बार बनारस में एक भी विधानसभा में कमल का फूल नहीं खिलेगा और कमल का फूल 11 तारीख को गायब हो जाएगा। ऐसा लगता है क्योंकि एक भी आम कार्यकर्ता को टिकट देने का काम नहीं किया गया। दादा की जगह बीजेपी ने नीलकंठ त्रिपाठी को टिकट देकर युवाओं को तो लुभाने की कोशिश की है, लेकिन वो जमीनी कार्यकर्ता नहीं है, अनुभव में जरा कच्चे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। जब तक सिंबल आवंटित नहीं होता है, सभी लोग दावा करते हैं, सभी लोग प्रयास करते हैं कि हमको टिकट मिले, हमको दायित्व मिले। जो ही सिंबल मिलता है उसके बाद आपने कोई विवाद नहीं सुना होगा। नामांकन के दिन के बाद से कोई कार्यकर्ता कहीं असंतुष्ट नहीं है। सभी कार्यकर्ता छोटा बड़ा अपने अपने दायित्वों के निर्वहन में लग गया है और पूरी तरह से काम कर रहा है। जाति समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी का दारोमदार गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलितों को अपनी ओर मोड़ने पर है। अमित शाह का जोर शहर की 3 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के साथ ग्रामीण क्षेत्र की 5 सीटों पर भी ज्यादा से ज्यादा अपना दबदबा बनाने की है। बीजेपी की हड़बड़ी इसी बात से देखी जा सकती है कि बीते हफ्ते पार्टी के कमान मुख्यालय को लखनऊ से बदलकर वाराणसी ले आया गया। वाराणसी में मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण, वैश्य और दलित मुख्य पक्ष हैं, जिनका वोट फीसदी 6 से 9 के बीच में है। वाराणसी में बीजेपी के सामने जो मुद्दे चुनौती बनकर खड़े हैं वो हैं टिकट बंटवारा, भीतरघात और बागी, केंद्र की योजनाओं का कम प्रचार प्रसार, गंगा की दुर्दशा, नोटबंदी, विकास के नाम पर सड़कों को खोद डालना, प्रत्याशियों का कम जनाधार होना, मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज पर बीजेपी की चुप्पी। बीजेपी ने जोर तो पूरा लगाया है, लेकिन वाराणसी का मुकाबला आसान नहीं है। पार्टी को यहाँ कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। मायावती भी लगातार पीएम मोदी और सीएम अखिलेश पर वार कर रही हैं। आज उनकी सोनभद्र में रैली थी, जिसमें मायावती ने फिर पीएम मोदी के गोद लिए बेटे वाले बयान पर निशाना साधा और कहा कि जनता उन्हें गुजरात वापस भेजेगी। अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज़्यादा करती है, जिससे दुखी होकर अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।